हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, विधिक जानकारी की श्रृंखला में आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138, जिसको कि चेक डिसऑनर की भी धारा बोला जाता है। तो साथियों, इसके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ आप इस जानकारी प्राप्त करके अगर आपके साथ में चेक डिसऑनर का कुछ मामला है तो आप फ़ायदा ले सकते हैं। साथियों, मैं समय समय पर विधिक जानकारी की वीडियो लेके आपके सामने आता हूँ। तो आपसे मुझे ये कहना है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उनको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो साथियों, हम बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसको कि NIA भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम NIA ही कहेंगे इसको। तो NIA 1881 का एक्ट है, बहुत पुराना है ये, ब्रिटिश काल में बना था। इसमें समय समय पर थोड़ा बहुत संशोधन हुए हैं, बट बहुत पुराना एक्ट है ये। तो इसमें जो सेक्शन 138 है, ये साथियों चेक डिसऑनर के बारे में बात करता है। तो इसमें चेक डिसऑनर के बारे में बात करने के पहले हम आपको बता दें कि इसमें कितने पक्ष रहते हैं और क्या क्या रहता है। तो साथियों, इसमें जो जब किसी को कोई चेक दिया जाता है तो उसमें 3 पार्टी रहती है। पहला, चेक लिखने वाला, मतलब जिसने चेक दिया है, तो वो उसको हम ड्रायर बोलते हैं। दूसरा है बैंक, जिस बैंक से उसका पेमेंट होना है, तो उसको हम ड्राई बोलते हैं। और तीसरा है पेई, जिसको कि पैसा मिलना है। तो ये 3 पक्ष इसमें रहते हैं सर। साथियों, जैसे ही आपको कोई चेक मिलता है किसी के द्वारा, मान लो आपने कोई सामान बेचा है या कोई ऋण वगैरह की EMI वगैरह दी है, या किसी भी कारण से जो कि लायबिलिटी है वो, और आपको वो चेक दिया जाता है, तो आप बैंक में लगाते हैं और बैंक से इस कमेंट्स के साथ वापस आ जाता है कि इनसफिशिएंट फंड, खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है। और वो चेक साधारण बोलचाल की भाषा में बाउंस बोलते हैं, लेकिन लीगल टर्म्स में इसको डिसऑनर बोलते हैं। हम यहाँ पर डिसऑनर ही बोलेंगे। तो साथियों, जैसे ही आपके पास दिया हुआ चेक किसी का आपने अपने बैंक में लगाया और बैंक से राइटिंग में आ गया एक नोट के साथ में कि इनसफिशिएंट फंड है, तो बैंक से चेक वापस आने की तारीख से लेके 30 दिनों के अंदर आपको अनिवार्य रूप से चेक इशू करने वाले को या चेक लिखने वाले को आपको एक नोटिस भेजना होता है। वो फॉर्मेट रहता है 138 का, तो उसमें आपको 30 दिनों के अंदर उसको भेजना होता है। और आपको उसको इसमें लिखना होता है कि भैया, या तो आप मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आप हमारा पैसा दे दें आके, और नहीं तो फिर हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अगर सामने वाला उस नोटिस को दे के पैसा आपको दे देता है जो उस चेक का था, तो बात ख़त्म हो गई। और नहीं तो 15 दिन बीत जाने के बाद 30 दिन के अंदर आप लिखित वाद किसी कोर्ट में कर सकते हैं। आप कौन से कोर्ट में कर सकते हैं? तो कोर्ट जो है फर्स्ट क्लास का जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष आप लिखित वाद कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 142 में लिखा हुआ है ये NI एक्ट में कि आपको लिखित में ही वाद दाखिल करना पड़ेगा। तो आप वाद दाखिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात उठती है कि हम वाद कहाँ पे दायर करेंगे? जहाँ पे चेक लिखा गया था, या जहाँ पे हमने बैंक में जमा किया था पेमेंट के लिए, या जहाँ पे लेने वाला रहता था। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बहुत जल्दी से बता दूं कि एक
1989 में एस शंकरन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि चेक डिसऑनर के मामले में वाद कहीं भी लाया जा सकता है, मतलब जहाँ चेक दिया गया था या जहाँ पे चेक का पेमेंट होना था या वो बैंक का स्थान जहाँ पे वो डिसऑनर हुआ है, तो कहीं भी डाल सकते थे। लेकिन साथियों, उस टाइम तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक दशरथ रूप सिंह राठौर के मामले में बड़ा अजीबोगरीब जजमेंट आया कि जिसमें लिखा था कि जहाँ पर देने वाले का बैंक है वहाँ पर केस डाला जा सकता था। अब ये क्या बात हुई? ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई ना। हम व्यापारी हैं, हम कलकत्ता में गए और मैंने वहाँ पे चेक दिया और वो सामने वाले ने लगाया जाके दिल्ली में, तो दिल्ली में बाउंस हो गया। तो वो क्या कलकत्ता में आके चेक डालेगा 5,000 रुपये के पीछे? तो ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल चीज़ थी और ये लोगों में बड़ा हड़कंप मच गया था। और इस जजमेंट की सबसे बड़ी बात ये थी कि ये भूतलच्छी था। मतलब उस भूतलच्छी का मतलब कि पहले के जो केस चल रहे हैं वो केस भी सब इसी आधार पर किए जाएंगे। तो बड़ा हड़कंप मच गया था, सब केस इधर से उधर ट्रांसफ़र किए जा रहे थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के कारण। लेकिन साथियों, 2014 के इस जजमेंट के बाद ठीक एक साल बाद 2015 में वर्तमान सरकार जो अभी सत्ता में है, इसने इस सरकार के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उस ऑर्डिनेंस के द्वारा उस ऑर्डिनेंस में स्पष्ट बोला गया कि जहाँ पर पेई का बैंक है वहाँ पर केस डाला जा सकता है। मतलब जिसको पैसा मिलना था वो अपने बैंक से, जहाँ पे बैंक में लगाया है उस स्थान पर अपना केस डाल सकता है। तो ये मामला अभी करंट में यही चल रहा है। अच्छा साथियों, मैं एक बार फिर कर दूं क्लियर कि चेक डिसऑनर के होने के 30 दिन के अंदर सामने वाली पार्टी को नोटिस देना होता है और उसमें बोलना होता है कि 15 दिन का समय दिया जाता है, आप पैसा दे दें। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उस नोटिस के 15 दिन ख़त्म होने के बाद 30 दिन के अंदर आप केस दायर कर सकते हैं फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, और लिखित में आपको बात करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई कि कैसे बात दाखिल करें, कहाँ करें, ये जानकारी। अब इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपके वकील साहब महोदय बहुत थोड़ा स्मार्ट हैं या बहुत अच्छे से इस चीज़ को देखें, तो जिसको पैसा लेना था तो पहली ही हीरिंग में या दूसरी हीरिंग में, 1-2 हीरिंग में ही ऐसा प्रावधान है इस एनआई एक्ट में कि जितना अमाउंट का चेक बाउंस हुआ है, रिटर्न हुआ है, डिसऑनर हुआ है, तो उसका 20% आपको इमीडिएटली इंटरिम रिलीफ के रूप में मिल जाएगा, अंतरिम राहत के रूप में मिल जाएगा। और फिर बाकी जो केस का डिसीजन आएगा, तो अगर आपके वकील साहब सही ढंग से प्रेजेंट कर दें तो आपको 20% मिल जाएगा। ऐसा कानून में प्रावधान है। साथियों, यहाँ पर मैं एक जो अभी हाल में ये अगस्त 2022 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, तो उस जजमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वो मामला पी रसिया वर्सेस अब्दुल नज़र एंड अदर्स का मामला है और ये अभी अगस्त 2022 में ही जजमेंट आया हुआ है। तो क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट में एक केरल हाई कोर्ट का बात पहुंचा। उसमें केरल हाई कोर्ट ने क्या किया था कि सबसे पहले तो जो पी रसिया वर्सेस अब्दुल नज़र का मामला था, इसमें ट्रायल कोर्ट ने और सेशन कोर्ट ने एक्यूज्ड को सज़ा दे दी थी। और जैसा कि एनआई एक्ट में 2 साल का पनिशमेंट है, तो 2 साल का पनिशमेंट दे दिया था और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया था, फाइन किया था। 2 साल का पनिशमेंट और 5 लाख जुर्माना। और मोर और लेस इसी आर्डर को सेशन कोर्ट ने भी कंटिन्यू रखा था। तो इससे क्षुब्ध होकर विपक्षी लोगों ने इसको केरला हाई कोर्ट में मामला दाखिल किया। तो केरला हाई कोर्ट ने इस केस को चेक देने वाले के फेवर में जजमेंट दिया और जो लोअर कोर्ट के और सेशन कोर्ट का फैसला था उसको पलट दिया। और उन्होंने इसमें ये दलील दी कि इसमें इनकम का सोर्स और
चेक किसके लिए, चेक का पर्पस क्या था, ये दोनों चीज़ें नहीं है सिद्ध कर पाया है, इसलिए उनका एक्विटल हो जाता है और उनको छोड़ दिया गया। उससे क्षुब्ध होकर जो ड्राई था, उस ड्राई ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करी और सुप्रीम कोर्ट ने एक इसका जजमेंट अभी हाल में दिया और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये आया कि जिसमें कि इसमें कहीं भी ये देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आ सकता है कि चेक देने का पर्पस क्या था, क्या लायबिलिटी थी और अगर ऋण दिया गया है तो उसका सोर्स क्या था, ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, अभी ये बहुत अच्छा जजमेंट है। अगर आपके केस में आपके केस चल रहे हैं तो इस केस को, इस जजमेंट को आप अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी में मुझे यही बताना था। मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत उपयोगी लगी होगी। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पर आपको नवीनतम वीडियो मिलते रहें। जय हिंद।